NCERT कक्षा 10वीं अध्याय 2 भारत में राष्ट्र। भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न बिंदु और विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। 1920 के दशक से आगे की बात करेंगे और ये देखेंगे कि विभिन्न आंदोलनों के जरिए, विभिन्न क्रांतिकारियों के जरिए विकास क्रम किस प्रकार से रहा। पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका और क्या प्रक्रिया रही, यह जानना आवश्यक है। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, यह जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। 1918 से 1920 कीमतें 2 गुना हो चुकी थी। महंगाई की मार से आम आदमी परेशान थे। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से राहत कार्यों की प्रक्रिया नहीं थी और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार की तरफ से करों में कमी नहीं की गई और लगातार बढ़े हुए कर लोगों के लिए समस्या की चुनौतियाँ के रूप में उभर गए थे। जबरन भर्ती का मतलब होता है इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे थे। सत्याग्रह के विचारों की बात करते हैं तो यह विचार तब आया जब महात्मा गांधी भारत वापस आए। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे और इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में तकरीबन 22 वर्षों तक भी सत्याग्रह का उपयोग करके वहाँ के जो भारतीय मजदूर हैं और रंगभेद के खिलाफ वे लड़ाई लड़ चुके थे। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार है। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामलों में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध की देवता की उपासना करते हैं। वे हथियारों से लैस हो सकते हैं और होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। हम देखते हैं कि जब जनवरी 1915 में महात्मा गांधी आते हैं तो जैसे कि जब मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी सत्य के प्रयोग मेरे जीवन में जो उनकी आत्मकथा है वो पढ़ रहा हूँ। अगर आप सत्य के प्रयोग और हिंदू स्वराज 2 ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो आप महात्मा गांधी को काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। सत्य के प्रयोग जो कि उनकी एक प्रकार से ऑटोबायोग्राफी है, इसमें आप उनके व्यक्तिगत जीवन को समझेंगे और जो हिंदू स्वराज है उसमें आप उनके सिद्धांतों और उनकी विचारधारा को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जब वे भारत लौटे तो उनसे गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा था, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे, कि अगर आप जो सत्याग्रह वाला जो आप काम करके आए हो अफ्रीका में, आप ये सोच रहे हो कि वो चीज़ें इतनी आसान हैं भारत में लागू करना, तो आपको
बहुत समझ में तब आएगा जब आप एक बार भारत का भ्रमण कर पाएंगे। तो उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप 1 साल तक केवल और केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कीजिए। तो गांधी जी जब 1915 में आए तो वे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा तक का समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे, ताकि वे समझ पाएँ कि जो समस्याएं हैं लोगों की वे क्या है और वे किस तरह से उनका समाधान करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर ये भी जान लेना चाहिए कि केवल एक ही नेता नहीं थे क्रांति के कि जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया, लेकिन आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि गांधी सिर्फ एक मामूली से व्यक्ति भी नहीं थे, क्योंकि 1915 से 1947 के बीच का जो तकरीबन एक लंबा सा वक्त हम देखते हैं 32 सालों का, और इस दौरान हम पाते हैं कि एक सर्वोच्च सुप्रीम लीडर के तौर पर महात्मा गांधी की पहुंच बहुत व्यापक रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वे नेहरू हो, सरदार पटेल हो, उनके उनकी बात को नकार नहीं सकते थे। और यही कारण है कि जो अहिंसात्मक उनकी पद्धतियाँ रही, उनके कारण भारत का स्वतंत्रता संग्राम दुनिया का पहला स्वतंत्रता संग्राम बन गया। आज भी आप देखिए पाकिस्तान में अभी इमरान खान जो है वो जेल में है, तो उनकी पार्टी के समर्थक कितने हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर, कारें जला देना वगैरह वगैरह। आप दूसरे देशों में भी देख सकते हैं कि कितने हिंसक प्रदर्शन होते हैं। लेकिन जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत में जो धरना प्रदर्शन की बात है, जो सत्याग्रह आंदोलन की बात है, ये जो हमारी शांतिपूर्ण तरीके का ये जो व्यवस्था है, इसे कहीं ना कहीं स्थापित करने में महात्मा गांधी के विचारों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मान लेना चाहिए कि सभी क्रांतिकारी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी का योगदान रहा है देश को आज़ाद कराने में। इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं है, ना तो हिंसात्मक कार्यवाही वाले क्रांतिकारियों को है, ना ही अहिंसात्मक कार्यवाही वाले लोगों को है। सभी ने मिलकर देश को आज़ाद कराया है, किसी एक से देश आज़ाद नहीं हुआ। दोस्तों 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और वहाँ के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए गांधी जी ने उन्हें प्रेरित करने का काम किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि मामूली लगान में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे। इन कामयाबियों के चलते जो गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे। उन्हें लगने लगा कि उनकी जो सत्याग्रह की पॉलिसी है वो तो काम करने लगी। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। ये क्या था? ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पास किया गया अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने का एक एक्ट था। इसका मतलब ये था कि जो अंग्रेज है वो किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकते हैं, और जब तक जेल में रखना चाहे तब तक रख सकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं चलेगा। इससे तो ये हुआ कि भारतीय क्रांतिकारियों को अंदर डालने का इन्हें एक बहाना मिल गया था। इसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए। महात्मा गांधी ने भी इसके खिलाफ 6 अप्रैल से हड़ताल शुरू कर दी। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में हड़ताल हो रही थी। 10 अप्रैल के समय में पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद वहाँ के लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। इसके बाद वहाँ का जो गवर्नर जनरल था ओ डायर, उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग थे जिनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ क्या होता है और क्या होता है, उनको नहीं पता था। तो वो ऐसे ही, और बैसाखी का पर्व था, तो वो क्या हुआ कि जो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पर्व था, अब तो लोहड़ी मनाने के लिए वो एक जगह इकट्ठे हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग में।
अब यहाँ पर जनरल ओ डायर ने क्या किया कि बहुत सारे बख्तरबंद टैंक के साथ और सेनाओं के साथ ये पहुँच गया और वहाँ पर सिर्फ एक गेट था। उस गेट को इसने घेर लिया और तब तक गोलियां चलाई जब तक वहाँ पर पूरी लाशें न बच गई। हजारों की संख्या में लोग मरे। अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे। इतने लोग कूदे कि उनमें से एक भी नहीं बच पाया। बच्चे, बूढ़े, लगभग सब मर चुके थे। और यहाँ पर ओ डायर ये कहना चाहता था कि मैं तो भैया बस लोगों में डर पैदा करना चाहता था ताकि वे ऐसा कुछ न करें। बाद में उधम सिंह, जो कि इस समय पर बच्चे थे, वे क्रांतिकारी बने और 1940 के समय पर उन्होंने ओ डायर की इंग्लैंड में जाकर हत्या की। और शर्म की बात यह है कि ओ डायर को इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया था भैया, और ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो गांधी जी थे वो थोड़े से मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए भी उन्होंने प्रयास किए। जो अंग्रेज़ थे वहाँ उन्होंने क्या, जो तुर्क में ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन तुर्क वहाँ पर कब से थे, 1453 से, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और ऑटोमन तुर्कों ने वहाँ कब्जा किया, तब से ये थे। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उन्हें पराजित कर दिया, उनकी सत्ता चली गई। अब वहाँ के जो प्रमुख धर्म प्रमुख थे खलीफा, उनके ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें लागू की जो अपमानजनक थी। तो इसके खिलाफ पूरी दुनिया भर के मुस्लिम लोगों में आक्रोश था। तो महात्मा गांधी इस आक्रोश को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में बदलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि खलीफा को अपमानित करने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। और भारत में उपनिवेशवादी सत्ता कौन थी? अंग्रेज थी। दोनों के शत्रु बराबर थे। अब यहाँ पर जो भारतीय मुसलमान हैं वो तो अपने खलीफा के लिए लड़ रहे हैं ना भाई, अंग्रेज़ों से। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ जमा होगी उसे क्या पता। यहाँ पर इस तरह से उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को साथ साथ शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि इस आंदोलन का जो शक्ति थी, पावर थी, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि लोग अपने धर्मगुरु के नाम पर भी आ गए, लोग महात्मा गांधी के नाम पर भी आ गए, क्रांतिकारियों के नाम पर भी आ गए। तो इस तरह से ऐसा हुआ। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों, गांधी जी अपनी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जिसे उन्होंने 1909 में लिखा, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश ढह जाएंगे और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो इसीलिए असहयोग मतलब कि हम उनकी व्यवस्थाओं में सहयोग नहीं करेंगे। तो इसके चलते लोगों ने चीज़ों को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बहिष्कार का मतलब होता है किसी के साथ संपर्क रखने और जोड़ने से इनकार कर देना कि लो, हम आपका काम नहीं कर रहे हैं, आपके साथ हमको नहीं रहना। बहिष्कार कर दिए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली, जो दो भाई थे, इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चल रहा था और गांधी जी उनका समर्थन कर रहे थे। शौकत अली अभियान के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय पर जो कांग्रेस में एक और नेता थे, अली, मोहम्मद अली जिन्ना, और वो इस समय पर बहुत भयंकर के सेकुलर थे, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष थे। और वो महात्मा गांधी की इस बात का विरोध कर रहे थे कि भाई वो मुस्लिमों के पर्सनल मैटर को स्वतंत्रता संग्राम से क्यों जोड़ रहे हैं, धार्मिक आंदोलन क्यों खड़ा करना चाह रहे हैं महात्मा गांधी। और बाद में पता चलता है कि पृथक पाकिस्तान का सिद्धांत देने वाले यही सेकुलर जिन्ना बनते हैं आगे जाके। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों से संतुष्ट थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन से लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों ने विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी।
आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति पर मुहर मिल गई। जनवरी 1921 में इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया और यह आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों में चला। यहाँ पर शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है कि प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। मतलब सीधे विरोध नहीं कर रहे, लेकिन विरोध ऐसा कर रहे कि सामने वाले ये ना कह सके कि गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं और आपका विरोध कर सके। 1921 से 22 के दौरान विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गई, यानी कि आधे से भी कम। दोस्तों, बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब इतने बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ तो विदेशी सत्ता हिल गई। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग मामला चल रहा था। यहाँ पर तो दोस्तों गांधी जी के नाम पर क्या क्या उत्पाद हो रहे थे आपको आगे पता चलेगा। गिरमिटिया मजदूर के तौर पर अवध के क्षेत्र में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। वे फिजी जो देश है वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट यानी कि एक करार उनसे होता था, जिसमें बाद इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगी, जिसके आगे चल के इन मजदूरों को मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंटेड लेबर कहा जाता है और इनसे बेगार भी करवाया जाता था। बेगार का मतलब होता है कि बिना तनख्वाह दिए आपसे काम लिया जाएगा। तो इस तरह से बाबा रामचंद्र यहाँ पर किसानों का नेतृत्व कर रहे थे अवध क्षेत्र में। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। और यहाँ पर अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया जा चुका था और सिर्फ महीने भर में ही इस पूरे इलाके में गांवों के संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं इसकी बन चुकी थी। जब अगले साल असहयोग आंदोलन जब शुरू होता है तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस नेतृत्व खुश नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर 1928 में जो सरदार पटेल थे वे बारदोला तालुके में किसान आंदोलन कर रहे थे, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ थे और इसमें सफल भी रहे। और एक बात यह है कि बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी और वे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाए। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश के और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के जो गुडेम गुडेम क्षेत्र है वहाँ पर कांग्रेस उग्र आंदोलन फैल गया था। लोग कुछ भी कह रहे थे, गांधी जी के नाम पे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। कोई हिंसा कर रहा है, कोई मारकाट कर रहा है, सबके पीछे रीज़न गांधी जी के कहने पे हो रहा है, गांधी जी की प्रेरणा से हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर चलने लगा था। दोस्तों, यहाँ पर जो इनके एक प्रमुख नेता थे उनका नाम मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, कहाँ उनका नाम पे अल्लूरी सीताराम राजू करके एक नेता थे, यहाँ पर नीचे है। अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, जैसे हम बिरसा मुंडा की बात करते हैं कुछ ऐसा ही। और ये खगोल देख सकते थे, लोगों का भविष्य देख सकते थे, गोलियां उन्हें मार नहीं सकती थी, ऐसी किंवदंतियां चलने लगी थी। इसके चलते उन्होंने कुडेम क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक विद्रोह को जिंदा रखा। 1924 में
राजू को फांसी दे दी गई, उसके बावजूद वे अपने लोगों में लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और उनके लोगों ने उनका अनुसरण किया और लंबे समय तक राजू के नाम पर इस क्षेत्र में छापामार पद्धति के जरिए अंग्रेजों पर आक्रमण होते रहे। दोस्तों, बागानों में भी बहुत अलग तरीके की गुलामी चल रही थी। बहुत ज़बरदस्ती बेगार तरीके से काम यहाँ करवाया जाता था। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें बेले ही कभी मिलती थी। लेकिन इस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, किसान अब बागानों से बाहर निकलने लगे और इन नियमों की बहुत खुले तौर से भी अवहेलना करने लगे। आदिवासियों ने गांधी जी के नाम पर नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी और इसी तरह से आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर होने लगी थी। अब यहाँ पर आप चोरी की घटना देख रहे हैं आप यहाँ पर, जहाँ पर ये तस्वीर आप चोरा चोरी की देख रहे हैं, जहाँ पर हिंसा के कुछ चित्र आपको मिल जाएंगे। तो इस घटना ये 4 फरवरी 1922 के घटित हुई थी। तो इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। जो हिंसक पीड़ित थी उसने थाना में आग लगा दी थी। तो इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 1919 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत गठित एक नई प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्से लेना चाहते थे कांग्रेस के कुछ नेता। उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना कि महत्वपूर्ण है कि ये परिषद एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई, क्योंकि 1930 की जो वैश्व स्तर की मंदी आई थी उसमें भारत भी उसकी चपेट में आया, क्योंकि भारत इंग्लैंड से प्रभावित हो रहा था और इंग्लैंड इस मंदी में सबसे बुरी तरह पिटा था। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका पिटा था और फिर उसके बाद इंग्लैंड पिटा था। दोस्तों, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर लाला लाजपत राय पर सांडस नाम के एक अधिकारी ने लाठीचार्ज करवाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं महात्मा गांधी, आपको महात्मा गांधी इसमें दिख जाएंगे। फिर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको दिख जाएंगे। फिर उसके बाद में सबसे बाएं में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखेंगे। फिर उसके बाद में आपको जवाहरलाल नेहरू सबसे दाएं में दिखेंगे। फिर सुभाष चंद्र बोस बाएं से 5वें नंबर पर। ये जो है ये काले कपड़े वाले व्यक्ति, ये है सुभाष चंद्र बोस जी। यहाँ पर 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारे से हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1931 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान में के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव इससे कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव अब कम होते जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनने के बावजूद भी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि इस तिथि को हमारे क्रांतिकारियों ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो इसी तिथि के सम्मान में 26 जनवरी को भारत ने अपना संविधान लागू किया। यहाँ पर नमक यात्रा और सविनय आंदोलन की हम बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे और आज भी करते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी कि चेतावनी की तरह दिया गया। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी सभी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं थे। फिर गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त सेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिनों तक हर रोज लगभग 10 मील दूर का सफर तय किया था। गांधी जी जहाँ भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्हें समुद्र पर पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर महात्मा गांधी को उनके 78 सहयोगियों के साथ यात्रा पर जाते हुए देख सकते हैं। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी को समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवन, अदालतों और रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। यहाँ पर महात्मा गांधी ने फिर एक बार आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी का सीधा सा सिद्धांत था कि वे हिंसा के समर्थक नहीं थे। चूँकि आंदोलन उनके नेतृत्व में शुरू हुआ था, इसलिए आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी कि अगर इस आंदोलन में कोई बड़ी घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार महात्मा गांधी होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। इसलिए महात्मा गांधी ने इन आंदोलनों को वापस लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे।
दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं और वार्ता बीच में टूट जाती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। जो अब्दुल गफ्फार खान थे और जवाहरलाल नेहरू थे, वे दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था के रूप में घोषित कर दिया जाता है और इनकी जो सत्याग्रह प्रदर्शनी बहिष्कार वगैरह चल रहे थे, इनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाते हैं। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविज्ञ आंदोलन को ये दोबारा शुरू करते हैं। साल भर बाद तक यह आंदोलन चलता है, लेकिन 1934 तक यह आंदोलन सुस्त पड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर लोग आंदोलन को किस प्रकार ले रहे थे, यह देखना भी ज़रूरी है। यहाँ पर लोग लगान नहीं दे रहे थे और जो फसलें थी, जो एकता थी लोगों में, वो काफ़ी व्यापक थी। 1931 में लगान के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया और उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पूरे मन से आंदोलनों में हिस्सा लिए और जब बिना किसी निष्कर्ष के उन्हें बंद कर दिया गया तो उन्हें बेहद दुख हुआ इस बातों से। अगर हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पढ़ें तो क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य रूप में लाए हैं। दोस्तों यहाँ पर क्रांतिकारियों के स्टेटमेंट है, इन्हें हम पढ़ते हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, सत्येंद्र और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्यवाही करते हुए HSRA, जिसे हसरा भी कहते हैं, ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। उनका बयान था, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह बटुकेश्वर बमकांड पर सेशन कोर्ट में इनका बयान है। 6 जून 1929 दिल्ली का। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज जगमोहन सिंह चमनलाल सह उद्धृत, यह राजकमल जो प्रोडक्शन पब्लिशर्स हैं, उनके द्वारा यह छापा गया। दोस्तों इसके बाद अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं लेकिन उससे पहले हम यहाँ कुछ पढ़ते हैं। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया जाता है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और
पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने इन आंदोलनों को आर्थिक सहायता देने का भी काम यहाँ पर किया। दोस्तों 1930 में रेलवे कामगारों और 1932 में गोदी कामगारों की भी यहाँ हड़ताल देखने को मिलती है। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां निकाली और इन साम्राज्यवादी संस्थाओं का विरोध किया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं और यह तिथियां आपको भारतीय इतिहास के मद्देनज़र याद रहनी चाहिए। प्रयास कीजिए कि ये आपको याद हो जाए। 1918 से 1919 के दौरान बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते रहे। अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होते हैं। फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड होता है और गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी होती है। 2 वर्षों से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी जाती है। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। 1930 में अंबेडकर 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। मार्च 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया जाता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी जुलूसों में किस तरह से महिलाएं और पुरुष सामान्य तौर पर भागीदारी लेते थे और किस तरह से इनमें महिलाएं भी नजर आती थी। दोस्तों यहाँ पर जो दलित थे उनके लिए भीमराव अंबेडकर जी जैसे प्रसिद्ध नेता यहाँ पर काम कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन प्रणाली से ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता था। दोस्तों यहाँ पर 1920 के दशक के मध्य से हिंदू कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे धार्मिक संगठन भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा भी लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे पहले मतभेद भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर
मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं तो मुस्लिम बाहुल प्रांतों यानी कि पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर चित्र पर हम देख लेते हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू मध्य में और मौलाना आज़ाद सबसे लास्ट में इधर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें आगे पढ़ें तो प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जैकर ने समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे की समाधान की सारी समस्याएं खत्म हो गई। दोस्तों 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत का पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी उसका भौतिक औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था। उन्होंने जो कहा था वह इस प्रकार है। मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अस्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उनके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदाय के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संसाधनों पर आगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा। लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह से प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य और अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है। और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समझ लिया है। ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देश की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं हैं। भारत के सामुदायिक समूहों की मान्यता दिए बिना यह यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह यह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। भारत और नस्ली धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्य कमज़ोर हैं। उन पर भारी कर्जे हैं, खासतौर से पंजाब में, और कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। यहाँ पर सामूहिक अपनेपन का भाव देखते हैं। यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं, जो शख्स है, यह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के प्रखर नेताओं में से एक थे। केसरी जैसे समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन किया और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेताओं में से एक थे।
दोस्तों, जो भारत है, यहाँ पर आप अविंद्रनाथ टैगोर 1905 में देख सकते हैं। यह जो चित्र है ये भारत माता का चित्र है। साथ ही इस जो छवि आप देख रहे हैं, इसके निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया और स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की यह विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से हमें दिखाई देती है। दोस्तों, इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय चित्र आपको दिख रहा होगा। यह जो तस्वीर आपको दिख रही है, यह भारत माता की तस्वीर है और इस तस्वीर को अविंद्रनाथ टैगोर, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार रहे, उन्होंने बनाया था। मद्रास के नटेशा शास्त्री ने द फोक लॉस ऑफ सदर्न इंडिया नाम से द फोक लॉस ऑफ सदर्न इंडिया नाम से एक तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य है। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। साथ ही यहाँ पर आप बंगाल का जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, उसके दौरान एक झंडा तिरंगा तैयार किया गया और इसमें हरा, पीला और लाल रंग था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह झंडा भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। तिरंगा बोले तो 3 रंगों वाला जो झंडा है वह तिरंगा कहलाता है। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इस तरह से यहाँ पर झंडे की शुरुआत होती है। इसके बाद अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलनों में हिस्से लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियाँ और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण आ जाते थे। संक्षेप में अगर हम कहें तो जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। यहाँ पर अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया
जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी कांग्रेस कार्य समिति में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल में मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद वे इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय उन्हें लग गया और यह आंदोलन तब तक अपना काम कर चुका था। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।